गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का कोर पेपर 6 जो कि है फिजियोलॉजी, जिसमें कि आज हम यूनिट 1 का कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे। तो ये आज कनेक्टिव टिश्यू का 5th नंबर क्लास है और इसके साथ जो कनेक्टिव टिश्यू है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है। तो आज जो टॉपिक है वो हम लोग ब्लड के ऊपर देखेंगे। तो बेसिकली ये जो ब्लड है ये अपने आप में ही एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा या तो फिर जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी आपको बोली थी बोन, कार्टिलेज, लिम्फ ये तीनों के बारे में बोली थी, उसके साथ साथ ब्लड भी आपका एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये चारों अगर मिला दें, जैसे कि आपका बोन, कार्टिलेज, लिम्फ और ब्लड, ये चारों को मिला के आपका कनेक्टिव टिश्यू अगर क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा थोड़ा करके समराइज करके लिख सकते हैं चारों को मिला के। लेकिन अगर सिर्फ आपका ब्लड के ऊपर अगर आया क्वेश्चन तो आपको जो आज मैं जो पढ़ाऊंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको नोट लिखना है, क्योंकि ये अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन देख के उसी तरह से ही आपका आंसर होना चाहिए। अगर आपका कनेक्टिव टिश्यू आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप सभी चारों को समराइज करके लिखेंगे, जैसे कि आपका एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। सिर्फ अगर ब्लड आया तो आपको ब्लड को उसी तरह से डिस्क्राइब करके लिखना है, समराइज यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर एक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेट मिलता है। तो देखिए, अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों का कुल मिलाकर 3 पेपर है, जैसे कि कोर पेपर 5 है इकोलॉजी, कोर पेपर 6 है फिजियोलॉजी, और कोर पेपर 7 जो कि बायोकेमिस्ट्री। तीनों का अगर आप लोग प्रीवियस क्लास अभी तक नहीं देखे हैं, मिस किए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके प्रीवियस क्लास भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग ब्लड के बारे में। देखिए, अगर स्टडी ऑफ ब्लड या फिर ब्लड के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो फिर इसको बोला जाता है, ये कौन से ब्रांच से आया है, ये भी एक जूलॉजी का एक ब्रांच है, जो कि हमें हेमाटोलॉजी को स्टडी करना है, जिससे कि स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, जो प्रोसेस से ब्लड फॉर्मेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको हेमोपोएसिस बोला जाता है। इसका कलर रेड होता है और पीएच इसका स्लाइटली अल्कालाइन रहता है, मतलब 7.4 पीएच रहता है। वेट इसका 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट, मतलब आपका अगर टोटल अगर जितना भी बॉडी वेट होगा उसका उतना ही परसेंट आपका ब्लड उतना लीटर होना चाहिए। वॉल्यूम अगर देखें तो 5 to 6 लीटर इन मेल और 4 to 5 लीटर इन फीमेल, ये आपका स्टैंडर्ड वॉल्यूम होना चाहिए। ब्लड अगर अच्छा अभी अब तक आप लोग जब क्लास 11 में ब्लड आज ए कनेक्टिव टिश्यू इसके बारे में पढ़े होंगे। बहुत बार आपको क्वेश्चन में भी दिखने को मिला होगा कि ब्लड इज व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू, तो इसका आंसर होता है कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन आज हम लोग अगर देखेंगे तो ब्लड एक तरह का फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड क्या है, एक तरह का फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है? बिकॉज सेल ऑफ ब्लड हैज नो पावर ऑफ डिवीजन, इसमें कोई भी डिवीजन पावर नहीं होता, मतलब सेल डिवीजन यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन ब्लड, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसाइज बाय लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन। तो यही सभी रीजन है जिसमें कि जैसे कि इसमें फाइबर नहीं होता है और इसमें क्या होता है, इसका कम्प्लीटली इसका डिवीजन नहीं होता है, तो इसीलिए ब्लड को हम लोग एक तरह का फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग ब्लड के क्लासिफिकेशन के बारे में देखें तो यहाँ पर देखिए, आपके स्क्रीन में देख रहा होगा, ब्लड को हम लोग सबसे पहले ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट और प्लाज्मा, इस तरह से तीनों भागों में क्लासिफाई किए हैं। तो ब्लड सेल को अगर देखें तो एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट के बारे में इस तरह से 2 डिवाइड किया गया है ब्लड सेल को, और एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट, इसको याद रखें। ल्यूकोसाइट को फर्दर हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जैसे कि ग्रानुलोसाइट
और अग्रानुलोसाइट। तो ग्रानुलोसाइट 3 तरह का होता है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बासोफिल। और अग्रानुलोसाइट में होता है जैसे कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और इसके अलावा जो आज का जो क्लास है बेसिकली जो ब्लड के बारे में अगर आप लोग देखेंगे तो ब्लड सेल के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट दोनों के बारे में पूरा न्यूट्रोफिल से लेके लिम्फोसाइट तक पढ़ना है। इसके अलावा आपको ब्लड प्लेटलेट क्या है उसके बारे में भी पढ़ना है, और लास्ट में हम लोग ब्लड फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो एक तो प्लेटलेट है, दूसरा है आरबीसी जो कि रेड कलर में है, और एक है आपका डब्ल्यूबीसी जो कि व्हाइट कलर में है। तो देखिए अगर ब्लड का कंपोजिशन के बारे में देखें तो इसमें आपका लिक्विड पार्ट रहता है और सॉलिड पार्ट रहता है। तो लिक्विड पार्ट में रहेगा आपका जो कि मैट्रिक्स, जिसमें कि मैट्रिक्स में रहेगा प्लाज्मा 55%। और प्लाज्मा क्या है, इट इज ए पेल येलो कलर ड्यू टू द, इसको याद रखें, बिलीरुबिन या फिर यूरोबिलिनोजेन इसके प्रेजेंस की वजह से जो प्लाज्मा है वो थोड़ा सा पेल येलो दिखता है। ठीक है, और इसमें वाटर कंटेंट भी रहता है क्योंकि ये लिक्विड पार्ट है, तो 90 to 92% इसमें वाटर रहता है क्योंकि ये लिक्विड पार्ट है। ठीक है, और अगर सॉलिड पार्ट देखें तो सॉलिड पार्ट में बेसिकली ये कि ब्लड कॉर्पसल, जितने भी ब्लड कॉर्पसल है जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सभी रहते हैं, 45% के आसपास इसमें रहता है। और सॉलिड पार्ट में अगर देखें तो 8 to 10%, ये अगर देखें तो बॉडी वेट का 8 to 10% रहता है, इन विच इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, 8 to 10% आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है। इनऑर्गेनिक पार्ट यहाँ पर रहता है 0.9%, इन विच आयन प्रेजेंट इंक्लूडिंग सोडियम, कैल्शियम या तो फिर पोटासियम, क्लोरीन। ठीक है, जो कि आपका हाइड्रोकार्बन या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह से सब रहता है। और अगर सॉल्ट देखें तो NaCl, KCl या फिर NaHCO3, KHCO3। और गैस में यहाँ पर रहता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो आपको पता है कि ब्लड में जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, ये आप क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, कि ब्लड में जो आरबीसी होता है तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंड करता है और जाके सेल में डिपॉजिट होता है, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हीमोग्लोबिन में बाइंड करके, जिसको कि हम लोग बाहर आउट करते हैं। ठीक है, अपने इनहेल करते हैं और बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये सभी आपका ब्लड में रहता है। ऑर्गेनिक पार्ट अगर देखें प्लाज्मा का तो 7.9% ऑर्गेनिक पार्ट होता है, जिसमें कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन या फिर फाइब्रोजन ये सभी प्रेजेंट रहता है। तो इसको आपको कंपोजिशन को नोट करना है। तो कभी कभी आपका क्या होता है ना, शॉर्ट नोट में आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पार्ट लिखना है कि ब्लड का क्या क्या कंपोजिशन है। ठीक है, सॉलिड पार्ट में क्या है, लिक्विड पार्ट में क्या है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट। अगर देखें तो एमाइनो एसिड रहता है और ग्लूकोज रहता है। तो ग्लूकोज अगर देखें तो ब्लड में एक उसका लिमिटेड इसका एक बैलेंस रहता है, उससे ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में नहीं रहता है। जैसे कि 80 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये आपका अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का लिखा है। किसी किसी बुक में आपको 70 to 110 दिखने को मिलेगा। तो डिपेंड करता है आपका कि आपका बुक के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, आप चाहे तो 70 to 110 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड भी लिख सकते हैं, ये भी कुछ कुछ बुक में मैं देखी हूँ। और इससे ज़्यादा आपका ग्लूकोज नहीं रहता। अगर ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा जैसे कि 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड से अगर ज़्यादा रहा तो उसको हाइपरग्लाइसेमिया बोला जाता है। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया बोला जाता है। तो वो अलग पार्ट है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो फैटी एसिड भी रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है, जो कि 80 to 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड के आसपास आपका कोलेस्ट्रॉल रहेगा। मतलब 100 ml अगर ब्लड ले तो इतना कोलेस्ट्रॉल ये आपका नॉर्मल होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर ज़्यादा हुआ तो वो प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ पर उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और विटामिन भी रहता है यहाँ पर। वेस्ट प्रोडक्ट में अगर देखें तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिएटिनाइन, ये सभी रहता है आपके वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि
एक्चुअली हमारे ब्लड से वो क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू जैसे कि यूरिनेशन हो या फिर इस तरह से बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट होता है बाहर, ठीक है। हार्मोन क्या होता है, देखिए जितना भी आपका हार्मोन है एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलता है, याद रखिए एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलता है बेसिकली वो उसका जो टारगेट ऑर्गन होता है, ठीक है। सोचिए एक यहाँ पर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और उसका टारगेट ऑर्गन यहाँ पर है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो टारगेट ग्लैंड तक पहुंचने के लिए उसका जो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होता है वो उसका जो मीडियम होता है वो ब्लड ही होता है। तो ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये इस तरह से एक तरह का हम लोग हार्मोन का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अगर बोले तो ब्लड को बोल सकते हैं, ठीक है। सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, जो कि उसका टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। एंटीकोएगुलेंट भी प्रेजेंट रहता है, जैसे कि हेपारिन ए, म्यूकोपोलीसैकेराइड, ये आपका एंटीकोएगुलेंट भी प्रेजेंट रहता है, और ब्लड कॉर्पोसल भी प्रेजेंट रहता है इसमें। तो बेसिकली ब्लड कॉर्पोसल में क्या क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले है एरिथ्रोसाइट, या फिर हम लोग आरबीसी बोल सकते हैं, या तो फिर रेड ब्लड कॉर्पोसल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका कलर रेड होता है तो इसको रेड ब्लड कॉर्पोसल बोला जाता है, ठीक है। ऑलरेडी आप इसके बारे में आप डिस्कशन कर चुके हैं, आपको पता है, आप क्लास 11 में इसके बारे में पढ़े होंगे। थोड़ा सा हम लोग इसमें और कुछ भी देख रहे हैं जो अगर आप थोड़ा सा भूल चुके होंगे ना तो थोड़ा सा यहाँ पर याद कर रहे हैं हम लोग, तो आपको पता है। तो मामालियन आरबीसीआर बाइकॉन्केव होता है, सर्कुलर होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड। बहुत बार आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, तो याद रखिए मामालियन आरबीसी में नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। ड्यू टू एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रेजेंट ऑफ बाइकॉन्केव से मोर हेमोग्लोबिन कैन बी फील्ड इन आरबीसी। मतलब अगर एक आरबीसी हम अगर ले तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं है। तो सोचिए अगर ये आपका आरबीसी है और आरबीसी के अंदर ये देखिए बाइकॉन्केव मतलब फ्लैट जैसा इसका स्ट्रक्चर है ना, फ्लैट जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, मतलब स्पेस खाली हो ना। तो अगर स्पेस खाली है तो ज़्यादा वहाँ पर हीमोग्लोबिन वहाँ पर रह सकता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस वो स्पेस में रह जाएगा तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन नहीं रह सकता है, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा हीमोग्लोबिन फील हो सकता है या फिर रह सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है और इसका शेप थोड़ा सा फ्लैट टाइप होता है, मतलब बाइकॉन्केव होता है, ठीक है। बॉट इन कैमेल, याद रखिए इसमें बहुत बार इससे क्वेश्चन भी आता है आपका। हम लोग को पता है कि जितने भी आरबीसी है मामालियन आरबीसी वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन कैमेल और लामा अगर ये दोनों केस में लेंगे तो आरबीसी और बाइकॉन्वेक्स ओवल और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। याद रखिए कैमेल मतलब ऊंट जो होता है ना, ऊंट और लामा ये सभी में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ऑब्सेशनल केस है जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इनका शेप भी बाइकॉन्वेक्स होता है, ओवल होता है, ठीक है। इन आरबीसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट। देखिए पॉइंट 1 में देखिए प्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर एब्सेंट है। द एंडोस्केलेटन इज फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फैट कोलेस्ट्रॉल कॉल्ड स्ट्रोमाटिन। तो यहाँ पर जो एंडोस्केलेटन होता है बेसिकली वो एंडोस्केलेटन को स्ट्रोमाटिन बोला जाता है। एंडोस्केलेटन को क्या बोला जाता है, स्ट्रोमाटिन बोला जाता है, और जो कि एक तरह का नेटवर्क होता है, किसका किसका मिक्सचर होता है, जैसे कि प्रोटीन फैट कोलेस्ट्रॉल ये सभी प्रेजेंट रहता है और ये सभी से एक नेटवर्क जैसा बनता है और उसे एंडोस्केलेटन बनता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड डोनम मेम्ब्रेन, इसको याद रखिए, हाँ ठीक है। जो जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी क्या होता है, डोनम मेम्ब्रेन बोला जाता है। इट इज हाईली परमिएबल। परमिएबल मतलब क्या होता है, जिससे कि बाहर से कुछ भी चीज आ सकता है या फिर अंदर से कोई भी चीज बाहर जा सकता है। तो परमेबल हो सकता है, सेमी परमेबल हो सकता है, हाईली परमेबल मतलब आराम से कोई भी चीज अंदर बाहर आ जा सकता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोल्गी कॉम्प्लेक्स ये सभी भी आपका एब्सेंट होता है, ठीक है। ड्यू टू एब्सेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया
क्योंकि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एटीपी फॉर्मेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो यहाँ पर क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है आरबीसी में। एनारोबिक चाहे मामलियन हो या फिर कोई भी हो, मामलियन केस में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है तो यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इन आरबीसी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इसको याद रखिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज प्रेजेंट व्हिच इंक्रीज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, जो कि अब ऑलरेडी आप जब ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड अगर पढ़े होंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी के बारे में आप क्लास 12 में पढ़े हैं। वहां पर आपको पता है कार्बोनिक एसिड किस तरह से डिसोसिएशन होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता है। तो कार्बोनिक एसिड जब डिसोसिएशन होता है कि वो अलग एक अलग सा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ और भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो कार्बोनिक एसिड का जब डिसोसिएशन होता है तो वहाँ पर एक तरह का एंजाइम की बहुत ज़रूरत होता है जो कि आरबीसी के पास होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। इन आरबीसी रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि व्हिच इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, इसको भी याद रखिए, इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। हीमोग्लोबिन क्या है, आरबीसी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर बाइंड होता है, हीमोग्लोबिन में बाइंड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का दो पार्ट होता है ना, हाइम एंड ग्लोबिन। हाइम क्या है, हाइम एक तरह का आयरन पार्ट होता है और ग्लोबिन क्या होता है, एक तरह का आपका प्रोटीन पार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, कैरी करके वो ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोला जाता है। अगर लाइफ स्पेन देखें, आरबीसी का लाइफ स्पेन है 120 डेज, ठीक है, 120 डेज लाइफ स्पेन है। और आरबीसी अगर काउंट करें इन ह्यूमन तो 5.5 मिलियन मेल के पास और 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, इतना इसका काउंट होता है। इससे ज़्यादा या कम देखने को नहीं मिलेगा। अगर एक मेल के पास देखें तो आरबीसी आपका 5.5 मिलियन होगा और अगर फीमेल के पास देखें तो 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, ठीक है। ये आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल में अगर डिटर्मिनेंट जो होता है ना, जो किस तरह से आरबीसी डब्ल्यूबीसी निकलते हैं, तो उससे आपको पता होगा। इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज कॉल्ड, यहाँ पर याद रखिए, अगर ये आपका स्टैंडर्ड नंबर है 5.5 या फिर 4.5, ये आपका स्टैंडर्ड नंबर है, ठीक है, इतना रहना चाहिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर आरबीसी रहा, ठीक है, इससे ज़्यादा भी रह सकता है या फिर कम भी रह सकता है। अगर ज़्यादा आरबीसी रहा तो उसको पॉलीसिंथेमिया बोला जाता है, इसको याद रखिए। अगर ज़्यादा आरबीसी रहा इससे, उसको पॉलीसिंथेमिया बोला जाता है। लेकिन अगर डिक्रीज हो गया फिर कम हो गया आरबीसी काउंट, इससे कम हुआ तो उसको एनेमिया बोला जाता है। क्योंकि अगर आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी कम मतलब हीमोग्लोबिन कम, पता है ना, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जिसे कि एनेमिया डिजीज बोला जाता है। तो ज़्यादा तो पॉलीसिंथेमिया बोला जाता है और कम हो गया तो उसको एनेमिया बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो ल्यूकोसाइड, तो ल्यूकोसाइड क्या है, ये अदरवाइज इसको डब्ल्यूबीसी या फिर व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी आर ऑल्सो कॉल्ड द ल्यूकोसाइड बिकॉज दे आर कलरलेस, क्योंकि डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है, व्हाइट कलर होता है, इसीलिए इसको ल्यूकोसाइड बोला जाता है। और इसका नंबर देखें तो अगर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड देखें तो उसमें आपका 800 से 8,000 से 11,000 तक इसका नंबर रहता है। तो ल्यूकोसाइड दो तरह का होता है, एक है ग्रानुलोसाइड और एक है अग्रानुलोसाइड। ग्रानुलोसाइड क्या है, इन देयर साइटोप्लाज्म ग्रैन्यूल आर प्रेजेंट एंड स्टेन बाय स्पेसिफिक डाई। मतलब क्या होता है, देखिए ग्रानुलोसाइड मतलब क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल प्रेजेंट रहता है और इसको हम लोग बेसिकली इस तरह से डायरेक्ट नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए पहले उसको स्टेनिंग प्रोसेस किया जाता है। स्टेनिंग प्रोसेस मतलब क्या है, मतलब उसको स्टेन किसी केमिकल में उसको पहले डाला जाता है, डाला जाके उसको अच्छी तरह से उसको स्टेन किया जाता है। स्टेन करके उसको, जैसे कि मिथिलीन ब्लू, ठीक है, इसमें स्टेन किया जाता है,
स्पेसिफिक कुछ डाई से चेंज करके उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज मल्टी लोब एंड लोब आर इंटरकनेक्टेड बाय प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। मतलब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब होते हैं और सभी लोब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोब न्यूक्लियस दे आर कॉल्ड पोलीमोर्फो न्यूक्लियर WBC बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, बहुत सारे लोब है यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए इसको पोलीमोर्फो न्यूक्लियर WBC बोला जाता है। दे आर, जिससे कि इसका अगर हम लोग क्लासीफाई किया रहेंगे ल्यूकोसाइड को, तो न्यूट्रोफिल, बासोफिल एंड इओसिनोफिल तीनों में क्लासीफाई किया गया है। अग्रानुलोसाइड क्या है? साइटोप्लाज्म इज क्लियर, इसमें कोई भी आपका स्टेनिंग प्रोसेस की जरूरत नहीं, एकदम क्लियर है। न्यूक्लियस डू नॉट डिवाइड इन लोब, सो कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर WBC। में कोई न्यूक्लियस में कोई लोब में डिवाइड नहीं हुआ है, इसलिए सिंगल न्यूक्लियस है, मोनोन्यूक्लियर WBC बोला गया है। दे आर टू टाइप, मोनोसाइड और एक है लिम्फोसाइड। मोनोसाइड और लिम्फोसाइड दो तरह का यहाँ पर है। तो ये हो गया आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो पांचों के बारे में, जैसे कि न्यूट्रोफिल, बासोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइड, लिम्फोसाइड, ये पांचों के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ हम लोग ब्लड के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का क्लास आपको जरूर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में जरूर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।